सर अब आप इस बात पे तो सहमत हो गए होंगे कि भाई बंगाल का चुनाव तो पूरा निष्पक्ष है। अब उसमें तो सर जो ये सारे 72 लाख वो लोग मिले थे, कितने वोट काट दिए सर, और देखिए ना कितना निष्पक्षता देखिए से रविंद्र काम जी, किया। आप मुझसे बेहतर तरीके से एसआईआर को फॉलो करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस वक्त बंगाल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ है, लोकतंत्र नहीं है। जब लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने और हारने का खेल रह जाए तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज क्या कह रहे हैं? जो नियम आपने बिहार में लागू किए थे, बंगाल में आप लागू ही नहीं करे, आपने एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लाके निकाल कर दिया और उसकी वजह से 27 लाख लोगों को आपने वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि 10 दोषी बरी हो जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दे पाए। हमारी कोशिश ये होगी ज्यादा से ज्यादा लोग वोट न दे पाए। 27 लाख लोगों को आप सिर्फ इस आधार पे आप हटा देंगे क्योंकि उनके किसी के नाम में कुछ ये है, कहीं कुछ वो है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपना ही नियम बनाया था कि 2003 के एसआईआर में जिन लोगों के नाम है उन्हें किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये नियम आप क्यों ला रहे हैं? साफ है कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी हताश बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा कि 27 लाख लोगों को आप वोटिंग कराइए, अगर ये सदस्य नहीं होंगे तो चुनाव के बाद उनका हिसाब किया जाएगा। भाई कोई आदमी अगर गलत तरीके से, अगर देश का नागरिक नहीं है, गलत तरीके से वोट देता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करिए। 27 लाख लोगों को, लेकिन ये थोड़ी हो सकता है कि 27 लाख लोगों को आप, मतलब आपने सुनवाई के पहले ही उनको आपने फांसी की सजा दे दी। ये कहां का नियम है? तो इसलिए ये सब जो कुछ चला ये फार्स है और ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को जिताने की एक कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जीतते नहीं जीतते मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो ऊपरी तौर पे दिखाई पड़ता है, मैंने कम से कम ऐसा माहौल, ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। पर जीते तो सर बिहार में भी नहीं थे, मुख्यमंत्री तो बन ही गया। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? जब लोगों के मन में ये शंका हो जाए कि चुनाव ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं, चुनाव में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, तो ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है और ये भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत देश के लिए अच्छी बात नहीं। क्योंकि आज तक हमारे यहाँ जितने भी चुनाव हुए हैं, लोगों ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ चुनाव मोर और लेस फेयर होते हैं। लेकिन अगर लोगों के मन में यह शंका हो जाए कि अब जो सरकार बन रही है वो फेयर तरीके से नहीं बन रही है, वो गलत तरीके से बन रही है, तो एक दिन ना एक दिन ये घड़ा जो है वो फूटेगा जरूर। बस आखिरी तरफ तो ये थी हमारी बातचीत जो ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई थी। आशुतोष ने जो स्पष्ट बताया कि किस तरह के हालात हैं और लगातार जो भरोसा है वो आम आदमी का कैसे घटता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि भाई, अगर हालांकि ऑर्डर में नहीं आई ये चीजें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ लोग जो अगर वोट नहीं डाल पाएंगे इस बार तो अगली बार डाल पाएंगे। और ये भी कहा है कि अगर अंतर 2% के बजाय ज्यादा होगा, हार जीत का वोट कटे होंगे, तो हम लोग उस पर रिकंसिडर करेंगे। ऐसी बातें कही गई है। पर एक सवाल तो खड़ा है आज भी कि भाई जिनके वोट कट गए उनका क्या होगा। देखिए, ज्ञानेश कुमार जब से इस पद पर आए हैं तब से लगातार विवाद उनके इर्द गिर्द लगातार घूम रहे हैं। और चाहे वोट काटने का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग का मामला हो, एक के बाद एक एक्सपोजे हों। अलग अलग जो अखबार हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं, वो एक्सपोजे करते हैं। राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसमें बताया कि कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है पूरा जो इलेक्शन है उसको। और वो बताया, उन्होंने आरोप लगाए एक के बाद एक, लगातार कैसे कोशिश की जा रही है कि भाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ये सब आरोप लगाए। लेकिन एक बार ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक बार की, उसके बाद कोई जवाब नहीं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिहार में चुनाव हुए, बिहार में एसआईआर की प्रोसेस शुरू हुआ, बहुत सारे सवाल उठे। राहुल गांधी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बार हरियाणा के बारे में बोला, 2 दफा राहुल गांधी ने
एक बार कर्नाटक के बारे में बताया, 2 बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, एक बार बताया कैसे वोट बनते हैं, एक बार बताया कैसे वोट कटते हैं। और ये पूरी घटनाक्रम हमने देखा कि ममता बनर्जी खुद सड़क पर लड़ रही थी, उसके बाद वो कोर्ट भी गई, उन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी, संसद के भीतर भी वो लड़ती रही। एक के बाद एक उन्होंने कई सारे ऐसे मसले उठाए जिससे आम आदमी का ध्यान वो इस पर लेके जा पाए कि जो ये पूरा प्रोसेस है ये फ्लॉड है, दिखाने की कोशिश उन्होंने की। अब इसका कितना असर होगा मतदाता पर, वो एक मुख्तलिफ मसाइल है। होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा। अब 27 लाख वोटर और 23 लाख वोटर्स का जिक्र होता है कि उनका वोट कट गया है, उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अब उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है तो उनके पास चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं है। आप जानते ही हैं, जो वोट तो जो डालेगा वही चुनाव लड़ सकता है। तो ये तमाम स्थितियां पैदा हो गई हैं। इस बीच में बंगाल का चुनाव है और बंगाल में लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ममता बनर्जी लड़ रही हैं चुनाव आयोग से। और देखिए, चुनाव आयोग ने कितनी सारी बदलियां भी कर दी हैं, कितनी सारी बदलियां की हैं बंगाल में, एक के बाद एक। फिर ज्ञानेश कुमार के साथ मुलाकातें की, डेरेक ओब्रायन अभी हाल में गए थे, तो उन्होंने, डेरेक ओब्रायन का कहना था कि हमारे साथ बदतमीजी की गई। सीसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जो एक इम्पीचमेंट है या महाभियोग का प्रस्ताव है वो लेके आया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, दोनों सदनों ने किया। तो ये तमाम बातें हैं जो हम लोग एक के बाद एक देखते रहे हैं। इनका क्या राजनीतिक असर होगा वो हमें मालूम नहीं है अभी। क्या इससे कुछ चुनाव के नताइज पर असर पड़ेगा ये भी देखना है। लेकिन जो भी है, जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेटिक सेटअप का, एक जो सबसे मजबूत इदारा होना चाहिए चुनाव आयोग, उसके होने पर तो प्रश्न खड़े हुए हैं। क्या वो वाकई में एक पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है? जो आरोप लग रहे हैं कि वो एक राजनीतिक दल को जिताने की कोशिश कर रहा है। जैसे आशुतोष ने भी कहा कि बीजेपी के पक्ष में ज्ञानेश कुमार खड़े दिखते हैं। और जो नियम बन रहे हैं, अब देखिए कितने 700, 800 या 1000 कितने अधिकारियों के तबादले, अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए। 5 प्रदेशों में चुनाव है, बाकी स्टेट्स में किया गया क्या? ऐसा नहीं किया गया, यहाँ हुआ क्योंकि ममता बनर्जी को किसी तरीके से हराना है। और आसाम में तो नहीं हुआ। आसाम के मुख्यमंत्री ने किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। ये भी सवाल है कि भाई उन पर इतनी मेहरबानी क्यों? ममता बनर्जी के स्टेट में इतनी बदलियां हैं, आसाम में क्यों नहीं की गई? आसाम में एक भी अधिकारी को नहीं बदला, तमिलनाडु में बदला। तो ये तमाम बातें जो हैं वो शक पैदा करती हैं कि क्या वाकई ये चुनाव निष्पक्ष होने जा रहा है। और इस बीच फिर ये महिला आरक्षण का जो विधेयक है, बिल है, उसको लेकर सरकार आ गई। और सरकार जिस वक्त आई है, ये वो समय है जब पीक पर इलेक्शन कैंपेन है तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में। अब तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में दोनों में ज़्यादा सांसद किस पार्टी के हैं? सब जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं और डीएमके के हैं। लेकिन उस बात की बिना परवाह किए सरकार ने ये 3 जो बिल हैं वो पेश कर दिए हैं। 16, 17, 18 को इस पर बहस होनी है। और बहस होगी और बहस में एक संविधान संशोधन पारित होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन डिस्टर्ब इलेक्शन का कैंपेन को तो कर दिया है, शायद यही मंशा रही होगी। जो भी है देखिए, वो तो सरकार जाने, और संसद में जब ये बिल आएगा तब इस पर बहस होगी, तब मालूम पड़ेगा कि सरकार की सही मंशा क्या है। लेकिन ये बिल कितने दिन बाद बताए गए कि बिल आ रहे हैं? केवल 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस तरह से 3 बिल लेके आए जा रहे हैं। अब देखिए, एक्सटेंशन है, ये बजट सत्र का एक्सटेंशन है और कहा जा रहा है कि बजट सत्र का एक्सटेंशन है, लेकिन इसको विशेष सत्र के तौर पर पेश किया जा रहा है। 3 दिन बढ़ा दिए गए हैं। पर चलिए, राजनीति है, ये सब अपनी तरफ से कोशिशें करते रहते हैं और बीजेपी भी कोशिश कर रही है, भाई क्यों नहीं करेगी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अगर रोल किसी तरीके से सही नहीं है तो वो गड़बड़ करने वाली बात है। उस पर सबको दिक्कत होती है कि उसका तो काम एम्पायर का है, न्यूट्रल रेफरी का है, क्या वो ठीक तरीके से अपना काम कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर रहा है। ज्ञानेश कुमार जब से आए हैं तब से तो ज्यादा लग रहा है। जो आरोप लगे हैं बदतमीजी के, ये पहले शायद ना लगते। खैर, इस वीडियो में इतना ही।
आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कोई वीडियो बनाएं जो आप देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे वैसा वीडियो बनाने की, डिटेल में उस पर रिसर्च करके बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।